नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर भदौरिया एक बार फिर आपके सामने हूँ अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो होम्योपैथी विद डॉक्टर भदौरिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अच्छा काम कर रहे हैं हम उनके कामों के बारे में और उनके विचारों के बारे में जानें। और ये प्रयास अभी शुरू किए हुए मुझे मात्र 2 हफ्ते हुए हैं। ये तीसरा सप्ताह का प्रयास है जिसमें कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर सप्ताह हम इलेक्ट्रोपैथी में अच्छा काम करने वाले लोगों को आपके सामने लेके आए। तो आज हमारा सौभाग्य है और ये एक अच्छा संयोग है कि डॉक्टर मनीष पाटीदार जी आज हमारे साथ हैं। और ये एक अचानक ही संयोग बना है और बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे साथ में है। उनके बारे में मैं संक्षेप में सिर्फ 2 लाइन कहूंगा, उसके बाद में वो स्वयं आपको अपना परिचय देंगे। इलेक्ट्रोपैथी को जितना मैंने समझा है पिछले 25-30 सालों में, तो लोग यहाँ पर जो भी फेमस हैं वो या तो अपने काउंसिल के कारण से है या अपने बोर्ड के कारण से, या किसी ने किताब लिखी है, या किसी की मेडिसिन कंपनी है, या किसी का संगठन है। मैं मेरी जानकारी में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी को मैं जितना जानता हूँ, जितना सुना इनके बारे में, मैं पहला व्यक्ति ऐसा मान रहा हूँ जो अपने शिक्षा के कारण से लोकप्रिय हैं। काफी लोकप्रिय हैं, बहुत से लोग इनको जानते हैं। और जो इनको नहीं जानते हैं उनको आज जानने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर पाटीदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए जिसमें लोग जान सकें कि डॉक्टर मनीष पाटीदार जी हैं क्या, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे इस इलेक्ट्रोनोपैथी में आए हैं, और तब से लेकर अब तक आपका सफर कैसा रहा। थैंक यू सर। आपने मुझे ये मान दिया, ये सम्मान दिया और आपके इस चैनल में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग का एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट। वहां पर एक छोटा सा गांव है, भील गांव। बहुत छोटा सा गांव है सर। 2000 के लगभग पीपुल्स हैं। और मैं इस छोटे से गांव के कसरावत तहसील में, अभी फिलहाल मैं कसरावत तहसील में रहता हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मैं इसलिए ज्वाइन किया कि जब मैं पीएमटी में 11 नंबरों से रुका था, यानी मैं पीएमटी सेलेक्ट हूँ लेकिन जनरल कैटेगरी में आने के कारण 11 नंबर मुझसे आगे थे। 9 नंबर पास हो गए, 2 नंबर से मैं रह गया। और मेरा एम था कि मैं कुछ न कुछ करूंगा। पीएमटी सेलेक्ट न होने के बाद मैंने बीएससी किया। बीएससी करने के बाद डीएमएलएस किया, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी पे मैंने काम किया। 3 साल मैंने लैब भी चलाया। साथ में मैंने बीएससी किया। और बीएससी के साथ में कंटिन्यू मैं ढूंढता रहा मैं क्या कर सकता हूँ। अगर एमबीबीएस नहीं करा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तब ऐसा एक इंसिडेंस हुआ था सर, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हुआ मुझे। एक ड्रग आती है, अगर आपको याद हो सर, डाइक्लोफेनेक। तो मुझे वोविरान का जो साइड इफेक्ट हुआ था, वो एक्सपायर दवा मेडिकल वाले ने दिया और मैं ठीक ना हो पा रहा था। मॉडर्न साइंस मुझे ठीक नहीं कर पाया सर, और सेटिस्फाई भी नहीं कर पाया। मैं होम्योपैथ आयुर्वेद सारी ट्रीटमेंट कराने के बाद में एक छोटा सा एक क्लिनिक था राजपुर में, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर मैं गया और उन्होंने मुझे 7 डेज में मेरी वोकल कॉर्ड को, पैरालिसिस को रिकवर किया। उनके यहाँ मैंने एनएल सिन्हा जी की बुक देखी थी सर। और मैंने उनसे जब जानकारी ली कि सर ये क्या चीज है और इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे काफी पेन में रिलीफ हुआ, मेरा वोकल कॉर्ड पैरालिसिस ठीक हुआ। करीब करीब 6 मंथ मैं पूर्ण रूप से डम था, बिल्कुल बोल नहीं पाता था। कोई प्रॉब्लम मुझे, अगर भूलता था तो बहुत सीवियर पेन होता था। तो उस कंडीशन से मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ने ठीक किया। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है तो मैं ईएच के लिए करूंगा। और मैंने फिर धार डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की डिग्री लिया। और फिर धीरे धीरे करके एजुकेशन में आया। हमारे यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी आपके छत्तीसगढ़ की थी सर, अगर आपको ध्यान हो। हम फर्स्ट मेंबर्स थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी के कॉलेज शुरू किए। उनमें मैं वाइस प्रिंसिपल बना और वहां पर मैंने अपना एजुकेशन देना शुरू किया। मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाता था और कॉलेज में जाकर वहां पर एजुकेशन देता था। धीरे 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 नॉलेज बढ़ता गया। नॉलेज के साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समझता गया और डीप में काम करना शुरू किया। हमने हर महीने में एक गांव को गोद लेना शुरू किया, कैंप लगाने शुरू किए और रिजल्ट ओरिएंटेड कैंप हमारे ऑर्गेनाइज होते रहे। स्वास्थ्य मेला में हमें परमिशन मिलने लगी, हम लोग वहां पर काम करने लगे। इस प्रकार से सर कारवा जो शुरू हुआ है आज तक कंप्लीट हुआ। 2005 में
वैसे तो मेरी ऑल इंडिया ऑडियो बोर्ड की डिग्री है 1994 95 की, लेकिन 2005 में मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट किया सर, और उसके बाद आज कंटिन्यू। तो आपने सर प्रैक्टिस कब से शुरू की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में? सर मैं 94 95 से शुरू कर चुका था। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तभी मैंने ये प्रैक्टिस शुरू कर दिया था, क्योंकि जिस डॉक्टर ने मुझे ठीक किया मैं उनके क्लिनिक पे बैठकर रात दिन उनके साथ मेडिसिन प्रिपेयर करता था, क्योंकि एनएल सिन्हा जी की बुक मैंने वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया था। और वो समय था मेरे जीवन का सर, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। वो स्ट्रगल मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ सर। बहुत छोटे से परिवार से हूँ, 4 बीघा जमीन में 68 लोगों का परिवार है सर। ओह। मेरे फादर वेटनरी डॉक्टर बने, और वेटनरी डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने पूरे परिवार का जो भरण पोषण किया। और मैं अपना उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। मेरा एजुकेशन अच्छा था, तो मैंने बच्चों को पढ़ाना, जो लोग फीस दे देते थे उसमें अपना बीएससी कंप्लीट किया। अपना सारा एजुकेशन मैंने उसके बाद अपने लेवल पर कंप्लीट किया, और आज आपके सामने हूँ सर। मतलब बहुत बहुत ही संघर्ष वाला जीवन रहा है आपका, देखा जाए तो। जी और आप भी इलेक्ट्रोपैथी में कुछ लोग जो है ना, वो किसी घटना से आ गए। जैसे कि जी मैटी जी भी एक घटना से ही आए थे। ऐसे भी कल भी एक मित्र से जी हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले। तो और ऐसे जब मेरे एक गुरु हैं डॉक्टर प्रभाकर साहब, वो भी एक घटना से ही, दुर्घटना से ही इसमें आए थे। मतलब उनके यहाँ भी ऐसे जी मतलब कुल मिला के ये एक कहानी जो है आप पे भी लागू होती है कि आप एक दुर्घटना के माध्यम से इसमें आए, और उस दुर्घटना जी में आपको अच्छा लाभ मिला, इसलिए आप उस प्रेरणा से आए इसमें। जी मैं ये सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही सर। तो आपने 1995 से प्रैक्टिस की, और आप बता रहे हैं कि आपने कैंप भी लगाना चालू किया। जी जी क्या मैं जान सकता हूँ आप अभी तक लगभग कितने कैंप लगा चुके हैं? सर मैं अभी तक 85 कैंप लगा चुका हूँ सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और जी पर्सनली मैं करीब करीब ये मान के चलिए सर कि होम्योपैथ में मैं बीएचएमएस भी हूँ सर। मैं 2019 में मैंने बीएचएमएस कंप्लीट किया है। और मैं केवल बीएचएमएस में इसलिए इसीलिए गया था कि हम लोगों के सर आप जानते ही है, एमएमपी ग्लोबल्स वाले प्रैक्टिस, फिर आपका 19 वाले सारे क्राइटेरिया अलग अलग है सबके। 147 149 सारे रेशियो अलग, वो मुझे कंफ्यूज करता था। तो मैं इस चीज को डीप में जानने के लिए गया कि होम्योपैथ में क्या होता है, मेडिसिन प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। मुझे ऐसा लगता था ये बिल्कुल सेम होगा, लेकिन जब वहां गया, उस समुद्र में गोते खाए, तब मुझे समझ में आया कि होम्योपैथ से बेटर है इलेक्ट्रोमोपैथ। और तब मैं पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोमोपैथ में कन्वर्ट हो गया हूँ। और मैं शुरू से इलेक्ट्रोमोपैथ करते आ रहा हूँ। मैंने एमएमपी ग्लोबल से भी चिकित्सा किया है। 19 का रेशियो भी फॉलो करता हूँ, 147 भी फॉलो करता हूँ। और मैं सभी को एक ही बात बोलता हूँ सर, मेरे एजुकेशन में भी बोलता हूँ, हर जगह पर एमएमपी ग्लोबस काम नहीं करेगा, हर जगह 19 काम नहीं करेगा, हर जगह 147 काम नहीं करेगा। हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेट करके मेडिसिन देना पड़ेगा, तभी हम लोग क्योर कर पाएंगे। आपके इस एक जवाब ने मेरे दो तीन सवालों का जवाब दे दिया। क्योंकि जैसे जी आपने मुझे बताया बीएससी आपने किया है, तो मेरा अगला सवाल यही था। लोग लोग मुझे बताते थे कि आप होम्योपैथ हैं, और होम्योपैथ जी होने के बाद में आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आए हैं। लेकिन जी और मेरा ये इंटरव्यू करने का उद्देश्य भी ये था कि लोग सच को जाने। तो बिल्कुल जी जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथ थे, और बिल्कुल सर। इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी के अंतर को समझने के लिए आपने होम्योपैथी किया। और बिल्कुल सर। उसके बाद दोनों को समझने के बाद में आप और ज्यादा मजबूती से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ गए। बिल्कुल यही बात है ना? सर। जो जी बिल्कुल, मेरे यहाँ कई डॉक्टर सीजी से भी आए हैं सर। डॉक्टर अच्छा देवांगन सर हैं, डॉक्टर अच्छा साहू सर हैं। अच्छा। अच्छा। उन्होंने इसीलिए आए थे कि सर आप बोलते हो कि आप होम्योपैथ। मैंने कहा सर देखो ये डिग्री है 2019 में बीएचए में। अगर मैंने 5 साल में इलेक्ट्रोमोपैथ किया होता तो इतना नॉलेज मुझे नहीं होता सर। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने नोट्स दिखाए उनको, मैंने सारे एफिडेविट्स दिखाए, तब उन लोगों को थोड़ा समझ में आया कि नहीं वाकई में ईच में काम कैसे करते हैं, साइंटिफिक वैल्यूएशन क्या होता है, जो आज बहुत नेसेसरी है इलेक्ट्रोमोपैथ। हम लोग बहुत पीछे हैं सर, एक दूसरे की टांग खींच के हम बहुत पीछे हो चुके हैं। आज अगर हम लोग, जैसे मेरी आपसे बात हुई थी, आज अगर हम एक ग्रुप बना लें और एक ग्रुप काम करे, तो मैं मानता हूं सर 1 साल। मेरे फादर
वेटनरी के जितने पेशेंट मुझे देते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मुझे मिलते हैं सर। वेटनरी का सारा ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोमेपैथ से करते हैं वो। बहुत बढ़िया। और मैंने कई पशुओं की जिंदगी बचाई है। 200 100 200 रुपए में काम हो जाता है सर, जो बहुत मुश्किल होता है। जी आपने उस बात को चरितार्थ कर दिया जो मैटी जी ने कहा था कि एक उन्होंने एक कुत्ते की तकलीफ से इस चिकित्सा पद्धति का जी जन्म किया था, और आपने वो चीज एक बार साबित कर दी कि ये दवाइयाँ जानवरों में भी उतनी ही प्रभावी हैं। बिल्कुल उपयोगी होती है जी। मैं आपकी शिक्षा का फायदा लेना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप होम्योपैथी, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मोटे मोटी जो है ना, अपने किताबी ज्ञान के आधार पर नहीं, अपने जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज उसके आधार पर यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में को अगर तुलना की जाए तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में होम्योपैथी की अपेक्षा 5 कौन सी खूबियां हैं? सर एक्चुअल में क्या होता है, प्लांट सारे ओरिएंटेशन एक है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ रेमेडी अलग होने के कारण, और चूंकि कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो जो बेसिक होम्योपैथ है और एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सबसे पहली खूबी होती है, होम्योपैथ में आप डायरेक्टली सिलेक्शन ऑफ रेमेडी नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत डिटेल स्टडी की जरूरत होती है सर। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में गिनती की मेडिसिन है, इसलिए अगर आप सिंगल रेमेडीज की बात करें 38 मेडिसिन में सब हो जाता है, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स पे ज्यादा जोर देता हूँ, तो मैं 60+ मेडिसिन पे काम करता हूँ, तो मुझे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बहुत इजी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की लगती है। दूसरी बात, मुझे एमएमपी ग्लोबल से भी रिजल्ट आता है, 19 से भी आता है, 147 से भी आता है। मैं हाई पोटेंसीज में, आपको बहुत खुशी होगी सर, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ होम्योपैथ को मैंने एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कैसे कन्वर्ट किया है। मैं 50,000 डायल्यूशन तक अपने घर बनाता हूँ, अरे ग्रेट। 50,000। बहुत आप शुक्रिया। सारी चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ, और हर चीज का एमएमपी ग्लोबल्स में रिजल्ट ले रहा हूँ सर मैं। मतलब मैं डायल्यूशन जो बनाता हूँ उनको एमएमपी ग्लोबल्स में प्रिजर्व करता हूँ और प्रोटोकॉल्स देता हूँ। तो मैं जो सिखा रहा हूँ वो इसी बेस पर है कि होम्योपैथ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बहुत डिफरेंस है। एमएमपी ग्लोबल्स जितनी भी क्रॉनिक डिसीज होती है बहुत ही मिरेकल रिजल्ट देता है। जहां न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वहां 19 का फॉलो करता हूँ, मॉलिक्यूल्स थ्योरी को यहाँ पर इन्वॉल्व करता हूँ, और जहां मुझे नर्वाइन लेना पड़ता है 147 से करता हूँ। होम्योपैथ में ये चीज नहीं होता है सर। होम्योपैथ में आपको मेंटल सिम्टम है, गाइडिंग सिम्टम है, तमाम तरह के एफोरिज्म को फॉलो करना पड़ता है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। हर केस के लिए आपको एक यूनिक स्टडी करना पड़ती है, इंडिविजुअलिटी देखना पड़ती है, जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में नहीं है सर। और सबसे बड़ी चीज है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में मेटी जी ने इतना शानदार साइंस दिया है सर, सीधा सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम यानी फिजियोलॉजी एनाटॉमी की स्टडी कर लो, आप सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है। आपको बहुत ज्यादा साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल फिजियो एनाटॉमी पैथोलॉजी मैंने कम से कम 10 टाइम्स स्टडी किया है सर। और आज मैं बहुत खुशी से कहता हूँ, होम्योपैथ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, मैं 112 होम्योपैथ डॉक्टरों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और वो जाने अनजाने होम्योपैथ नहीं करते हैं लेकिन चोरी छुप के इलेक्ट्रोहोम्योपैथ करते हैं, भले ही होम्योपैथ नाम देते हैं सर लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रैक्टिस करते हैं वो, और बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। मैं तो बहुत छोटी सी जगह बैठा हूँ, 19,000 पॉपुलेशन है कसरावत की, लेकिन मेरे पास ऑल इंडिया के पेशेंट आते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे माँ बाप उनको सेवा करते हैं, उनको चाय नाश्ता खाना, बाहर से आते हैं सारा हमारे यहाँ अरेंज होता है, उनको हम सेवा देते हैं। एक पेशेंट ठीक होता है 10 मिलता है, ये मेरा नियम है। और ये मैं अभी तक भदौरिया सर 16,600 बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। पहले 3 सालों में मैंने फ्री ट्रेनिंग दिया था, उसके बाद की जो मेरे क्लासेस में मैंने 500 रुपये महीने में डॉक्टरों को ट्रेन कर रहा हूँ। और वो 500 रुपये भी सर आधे कैंप में जाते हैं, आधा बच्चों की फीस भरने में, बच्चों की फीस भरने में जाते हैं। मैं अपने पर्सनल प्रैक्टिस से बहुत खुश हूँ। बाकी का मेरा जितना भी, मेरे सारे जितने कलीग्स भाई बहन आ चुके हैं मेरे यहाँ, सारे लोगों ने देखा है सर, जो है वो सामने है। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। मैं आपसे अगला सवाल यही पूछने वाला था कि जो आपने जी अभी तक आपने कितने लोगों को पढ़ाया, तो आपने बताया कि आप 16,600 लोगों को पढ़ा चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। जी बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी जी। बात है। मुझे ये चीज बताइए कि थैंक यू सर। आपको आपको इलेक्ट्रोपैथी की शिक्षा में कमी क्या लगती है? सर एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम किसी साइंस को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे डॉक्टर्स कलीग्स क्या होते हैं कि केवल प्रोटोकॉल्स पे भाग लेते हैं,
उनको किसी चीज की बारीकी से मतलब नहीं है, आप ये डिसीज है आप ये प्रोटोकॉल दे दो। सर पहली बात, मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पल्स डायग्नोसिस करता हूँ, गुड, स्टेथोस्कोप का उपयोग नहीं करता हूँ मैं सर। वेरी नाइस। पल्स डायग्नोसिस टेम्परामेंट का उपयोग करता हूँ, और उस टेम्परामेंट और पल्स डायग्नोसिस के बिहाक पर प्रोटोकॉल तय करता हूँ। और मेरे को बहुत खुशी होती है, कहते हैं सर कि 1650 डॉक्टर मेरे ग्रुप में ऐसे हैं, मेरे परिवार में ऐसे हैं जो मैं अपनी छवि देख रहा हूँ सर उनमें। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ, ये लोग भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत जल्दी हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कहीं ना कहीं मील के पत्थर में थोड़ा बहुत सोने का पत्थर हम लोग भी लगा पाएंगे सर। बाकी हमारे सीनियर लोग तो सारे कर ही रहे हैं सर, आप जैसे लोग हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, कामठान सर है, सारे लोगों ने, हमारे अजय हाडिया सर है, काफी लोगों ने काम किया, प्रभाकर सर है, एनएल सिन्हा जी ने जो मेडिसिन प्रोवाइड कराई है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है सर। मैं 94 से उनकी मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, आज तक कभी मैंने ब्रेक नहीं किया सर, सारी मेडिसिन उन्हीं की प्रिपेयर करता हूँ मैं। एक जो सिस्टम है मेडिकल साइंस में आने का, 12th बायो का बैकग्राउंड, ये कितना जरूरी है जी इलेक्ट्रोपैथी के लिए? सर, बहुत जरूरी है। जब आपको किसी भी साइंस का नॉलेज होगा, तो आप जब पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी निकल कर आती है, तो उसमें क्वालिटी निकल कर आती है। अगर आर्ट्स कॉमर्स बायो, इनका अगर डिफरेंशिएशन देखेंगे, जब आपको सेल टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ा रहेगा, आपको प्लांट्स के बारे में नहीं पता रहेगा, आप किसी भी एनिमल्स के बारे में अगर नहीं जानते, किसी ह्यूमन बींग्स के बारे में नहीं जानते, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सब सिमिलर है सर। और जब सब सिमिलर है, तो आपको, जब आपका खुद का नॉलेज नहीं है, प्लांट का नॉलेज नहीं है, आप कभी भी साइंस को समझ नहीं पाएंगे। प्लांट्स में भी जिंदगी है, हम में भी जिंदगी है, हम कोरिलेट करते हैं। अगर हम कोरिलेट नहीं कर पाएंगे तो कभी भी साइंस प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। यही कमी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, नेगेटिविटी की। आज सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें फटाफट रिजल्ट मिले, लेकिन कैसे मिले, ये मेडिसिन काम कैसे कर रही है, ये किसी को नहीं जानना है सर। और इसी नहीं जानने की वजह से हम पीछे हैं। आपको एलोपैथी और आयुर्वेद का भी ज्ञान है? सर मैं, मेरे परिवार में 11 डॉक्टर हैं एलोपैथ, ओके। और करीब करीब 3 से 4 डॉक्टर मेरे परिवार में आयुर्वेद हैं। तो मैं बहुत सारी चीजों को उसमें भी जानता हूँ। जो क्रूड एसेंस जो बनते हैं, मेरे कई कलीग्स हैं जो आयुर्वेद में अर्क निकालते हैं। मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल पर भी कुछ अर्क निकलवा के प्रैक्टिस किया, लेकिन जो मैं कोल्ड फर्मेंटेशन पे काम कर रहा हूँ, उसके जो रिजल्ट मुझे मिले, बाकी किसी के नहीं मिले सर मुझे। मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि ये जो जी क्रूड क्रूड का मामला है, इसको जी। अगर साइंटिफिकली आप बोलें तो आप इसको कितना इलेक्ट्रोपैथी मानते हैं? क्या ये इलेक्ट्रोपैथी के सिद्धांत के हिसाब से है? नहीं सर, क्रूड इसेंस इलेक्ट्रोमैथ के सिद्धांत के से नहीं है। लेकिन दिक्कत वही आती है भदौरिया जी, कि 115 प्लांट ये लोग बोलते हैं अवेलेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने और मुझने, मैंने और आपने जो स्टडी किया था, पुराना साइंस, वो इसी पे आधारित था, डायल्यूशन थेरेपी, एमएमपी थेरेपी पे। और अभी अभी नई थ्योरी चालू होके आ गई है। तो हमारे इलेक्ट्रोमैथ में हर महीने एक नई थ्योरी आ रही है, ये सबसे गलत है। हम सब मिलकर एक पूरा एक यूनिवर्सल अगर थ्योरी बना के चलेंगे, तो हम उसको साइंटिफिकली प्रूव कर पाएंगे सर। क्रूड एसेंस इसलिए मैं सही नहीं मानता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैथ में स्पेजरिक एसेंस से ही सारी चीज चलती है, सारा स्पेजरिक एसेंस से प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन अब उसकी कॉस्ट अगर देखेंगे, तो वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्रूड एसेंस सस्ता पड़ता है, और इसीलिए लोगों ने वो शुरू किया, मैंने भी सीखा, उस चीज को समझा। तो ये एक तरह से अच्छा भी है, पर इलेक्ट्रोमैथ के लेवल पर ठीक नहीं है सर, ये स्पेजरिक एसेंस ही बेस्ट है। जी आप लोग के अनुभव में दोनों में से रिजल्ट में क्या अंतर है? मतलब क्रूड एसेंस के रिजल्ट में अंतर और स्पेजरिक एसेंस के रिजल्ट में क्या अंतर लगता है आपको? सर, एक्चुअल में मैंने D1 D2 D3 में भी प्रैक्टिस किया है। मैं डॉक्टर प्रभाकर सर को भी बहुत समय से फॉलो करता आ रहा हूँ, और उनके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को मैंने D1 D2 D3 के लेवल पर भी प्रूवन किया है। और मैं स्पेजर सेंस में सबसे ज्यादा जो एनएल सिन्हा जी के मेडिसिन है, डॉक्टर दीपक सिन्हा जी, उनकी मेडिसिन से ही मैं एमएमपी ग्लोबल्स प्रिपेयर करता हूँ। मेरे जितने डाल्यूशन हाई बनते हैं सब उन्हीं से बनाता हूँ। जितना एक्सटर्नल होता है वो क्रूडिसेंस D1 D2 D3 में, ज्यादातर क्रूडिसेंस को इस्तेमाल करता हूँ एक्सटर्नल में, D1 D2 D3 के लेवल पर। और कई बार ग्लोबल्स में जब जरूरत होती है, इमरजेंसी में, जब बहुत पॉजिटिव मेडिसिन की जरूरत होती है तब मैं देता हूँ, जब न्यूट्रिशन की जरूरत होती है तब देता हूँ। लेकिन जब डाल्यूशंस बनाना होता है, मैं एनएल सिन्हा जी, दीपक सिन्हा जी को फॉलो करता हूँ। गुड।
जैसा कि आपने बताया आप दूसरी मेडिकल साइंस के बारे में भी जानते हैं, तो जी दूसरी दूसरी मेडिकल साइंस से आप ईएच को कितना बेहतर मानते हैं या कितनी इसमें खूबियां मानते हैं आप? सर, एक्चुअल में जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को बेसिकली समझ गए, तो मैं मानता हूं कि अदर साइंस से हम एक, मतलब 1:9 का रेशियो कर सकते हो आप। अदर साइंस 1% है तो हम 9% है सर। क्योंकि मैंने जो रिजल्ट लिए हैं पिछले 25 साल में, जो मुझे रिजल्ट मिले जब से मैंने स्टडी किया है, और मैंने डीप में स्टडी करके होम्योपैथ किया, उसके बाद में तो मेरी प्रैक्टिस 2 गुना बढ़ गई। आज मैं ज्यादा नहीं, 25 से 30 पेशेंट पर डे देखता हूँ। और जितने भी पेशेंट होते हैं सर्दी खांसी के तो नहीं देखता हूँ सर मैं। सारे जो पेशेंट होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मल्टीपल डिसऑर्डर के होते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है एज के रिजल्ट देख के सर, जिसकी कल्पना शायद मैं तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पेशेंट भी नहीं कर पाते हैं कि इतना इतना क्विक रिजल्ट कैसे मिलता है। ये केवल एज से मिलता है सर। ईएच में आपको कमियां क्या लगती हैं? सर, एज में कमियां ये है, हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, साइंटिफिक वैल्यूएशन हमारी नहीं है। अगर हम, जैसे अभी मैं कुछ डॉक्टर से मिला हूँ, कुछ मेरे कलीग्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, मैं प्लांट्स का पूरा असेसमेंट करा रहा हूँ सर। कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी मिली है, कैंसर के लेवल पर, रोमेटिक अर्थराइटिस के लेवल पर। प्लांट्स को समझकर हम लोगों ने जब काम किया सर, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज अ मिरेकल, टोटल मिरेकल सर। अभी जो किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है सर, उससे बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। हम नहीं सोच पा रहे कि मेटी जी ने क्या सोच के बनाया था। हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है सर। 25% पे हम रुके हुए हैं सर। अभी 75% बाकी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में। अगर गवर्नमेंट जितना सपोर्ट एलोपैथी को करती है, फाइनेंशियली भी, लीगली भी, क्या जी मेरा मेरा ऐसा मानना है कि अगर उसका 25% भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रोपैथी को सपोर्ट कर दे, तो हम लोग मेडिकल साइंस में और हेल्थ केयर जो सर्विस देने में बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सर, 100% बहुत बड़ा बूम हो जाएगा सर। हम आर्थिक जितना, आज आप देखिए सर, मेडिकल स्टोर देखिए, हर छोटे से छोटे एरिया में कितने मेडिकल स्टोर खुल गए। यानी इसका मतलब है कि एलोपैथ मेडिसिन का प्रमोशन बहुत ज्यादा है। अगर इसका 25% भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में हो जाएगा सर, तो जितना हम आर्थिक स्थिति से पेशेंट को बचाएंगे, उतनी आर्थिक स्थिति गवर्नमेंट की भी सुधरेगी सर। हम लोग कम पैसे में बड़े बड़े केसेस के हैंडल कर सकते हैं, और बहुत सारा जो सेविंग समय का भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज्यादा नहीं चाहिए, छोटी छोटी क्लिनिक अगर ओपीडीज अगर हमारी शुरू कर दी जाएगी, तो उसमें भी हम बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट, इसका सबसे बड़ा जो फीडबैक्स है सर, हम लोग जो स्वास्थ्य मेला लगाते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि हमें पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। और आपको बता दूं सर, पिछले 7 साल से हम नंबर 1 है। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में स्वास्थ्य मेले में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ नंबर 1 है। उसका रीजन है सर कि हमारे यहाँ जितना इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल पर भीड़ लगती है, उतना मॉडर्न साइंस के लेवल पर भी नहीं लगती है। तो ये हमारा फीडबैक्स है सर। हम लोगों ने जो हर महीने गांव एक लेते हैं, वहां जाकर समझाते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बारे में समझाइश देते हैं। दूसरे और भी जो हमारे मेडिकल फील्ड में प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज, मैं स्पेशल डायबिटिक एजुकेटर भी हूँ। डॉक्टर मोहन्स के एक एजुकेशन सिस्टम है, उससे मैंने डिप्लोमा किया है सर। मैं फ्री में डायबिटिक का सेमिनार करता हूँ, और फ्री में लोगों को गाइड करता हूँ, गांव में जहां भी जाता हूँ। 10 मिनट उनसे टाइम लेकर उनको समझाता हूँ, और साथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बारे में भी बताता हूँ कि ये बिल्कुल हानि रहित चिकित्सा पद्धति है, प्लांट बेस्ड है। आप एक बार इसको मौका दीजिए। आप जिस दिन मौका देंगे, आप नाराज नहीं होंगे, आप कभी हताश नहीं होंगे सर। और काफी लोग अप्रिशिएट करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं सर। हजारों लोगों का हमने इंसुलिन बंद कराया है। कई लोगों को हमने इस लेवल पर ला दिया है कि वो अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर पा रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। आपने 1995 से चिकित्सा चालू की थी, ठीक है ना? जी तो तब से लेके अब तक, तो आप तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो आपने बहुत से मरीज देखे होंगे। मैं सिर्फ जी ये अगर कहूँ कि सिर्फ 5 बीमारियों के लिए आपको जाना जाए, तो वो कौन सी 5 बीमारी जिसके लिए हम आपको जाने? सर, मैं स्पेशली आपको बताना चाहूंगा, मैं वैसे तो हर फील्ड में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, इलेक्ट्रोमैथ है। अच्छा। मेरी मदर भी एज ए मेरे साथ रह के बहुत अच्छी तरीके से कैंसर का
जितने पेशेंट्स आते हैं उनको साइकोलॉजिकली बिहेवियर मजबूत करती है उनका। और बहुत सारे कंप्रेस वगैरह जो है उनके माध्यम से मैं करवाता हूँ। तो मेरा जो सबसे ज्यादा काम हो रहा है सर जॉइंट्स पे, न्यूरोलॉजिकल पेन के असेसमेंट, मैं पेन मैनेजमेंट पे काम करता हूँ। डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मेरे बहुत अच्छे कमांड्स है। कैंसर पे मैं बहुत अच्छी रिसर्च प्रस्तुत कर रहा हूँ सर। 1 साल के अंदर मेरी कैंसर पे एक बुक आने वाली है, जो शायद इलेक्ट्रोमेपैथ में अभी तक का, और मेरे एक भी फीडबैक नहीं है सर उसमें। जितने मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे 16,700 डॉक्टर मेरे से एजुकेशन ले चुके हैं। नाइस। सारे इंडिया के टॉप मोस्ट जितने भी डॉक्टर्स हैं मैं सबका उसमें असेसमेंट लूंगा। लेकिन मेनली जो मेरे डॉक्टर जो कैंसर पे काम कर रहे हैं, जो हम लोग एक दूसरे से ग्रुप में डिस्कशन करते हैं एक पेशेंट का पूरा, और उसके बाद जो मेडिसिन निकल कर आते हैं उसको देते हैं, और देने के बाद जो असेसमेंट निकल कर आता है उसको हमने एफिडेविट के फॉर्म में उसको संभाल के रखा है सर। बहुत वो शुक्रिया। सारी चीज मेरी कुछ भी नहीं रहेगी, सारे हमारे डॉक्टर्स की रहेगी, ऑल इंडिया के डॉक्टर्स रहेंगे सर। अगर आप अगर आवेदन अगर मुझे निवेदन देंगे सर तो आपका भी नाम उसमें रहेगा। जरूर जरूर और जरूर। बड़े गुरुओं के रूप में आप लोगों को शामिल करने का हमारा उद्देश्य है सर। हम लोग सबको लेकर चलना चाहते हैं। हम अलग से कुछ नहीं करेंगे, सब लोगों का रहेगा सर वो बुक, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सबसे बड़ी चीज उसका कोई पेमेंट नहीं होगा सर। टोटल हम जितने डॉक्टर्स हैं हम वहन करेंगे, जितना भी इलेक्ट्रोमेपैथ की बुक जाएगी सबको फ्री जाएगी सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक कमिटमेंट तो मैं जी आपको आज सबके सामने करता हूँ। आपको मेरी जी जब भी जो भी सहायता होगी मैं तन मन और धन से जी। आपको साथ दूंगा। इलेक्ट्रोपैथी थैंक हमारी यू आगे, सर। इलेक्ट्रोपैथी हमारी आगे बढ़े। और कम से कम जी हम अपने जीवन में जो हमारा बचा हुआ जीवन है 15-20 साल का, उस बचे हुए जीवन में जी हम इलेक्ट्रोपैथी को एक अच्छे मुकाम पे देख लें। हमें यही चाहिए, इतनी ही संतुष्टि है। जी और इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि मैं भी अपनी मजबूरी के कारण क्लिनिक छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। लेकिन कम से कम जी अगर अगर हम आपके जैसे लोग हैं, और आप भी जानते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो इलेक्ट्रोपैथी में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी उनकी कोई नाम पहचान नहीं है। तो एक उनको नाम जी पहचान मिले, एक सम्मान मिले, और उनके कामों को लोग जाने। जैसे आज मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, और जी जी पहली बार मैं सुन रहा हूँ, और बहुत सी चीजें मुझे आपके बारे में नई नई जानने को मिल रही हैं। जो सुनी हुई चीजें हैं जी उनसे बहुत सी अलग चीजें मिल रही हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य भी जी हो रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि जी लोग ऐसे ही जाने इस चीज को। और हम इस जी चर्चा को थोड़ा लंबा करेंगे। हालांकि हमारा जी समय 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन हम इसको चर्चा को लंबा करेंगे। आज आपसे बहुत कुछ जानने का मन कर रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जी आप प्रैक्टिस करते करते आपने ये शिक्षा देने के का मन कैसे बना लिया आपने? सर एक्चुअल में मैं जैसे हर महीने गांव में कैंप लगाता हूँ, सेमिनार करता हूँ। ओंकारेश्वर में मेरा एक सेमिनार था, छोटा सा डायबिटीज के ऊपर। और वहां पर डॉक्टर KR वर्मा सर आए थे, दिल्ली से हैं। डॉक्टर चरणजीत सर आए थे जो पंजाब से हैं। ये लोग घूमने आए थे, और एक इंसिडेंस हुआ, इनसे मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के परिणाम स्वरूप उनको लगा कि यार इनसे मिलना चाहिए। वो आए मेरे यहाँ, मैंने उनको बकायदा सारा मेरा पूरा दिखाया, मेरा पूरा वर्क दिखाया, बड़े खुश हुए। और उनके कहने पे सर मैं फर्स्ट बैच में मैंने 128 डॉक्टरों को फ्री पढ़ाया 1.5 साल। वन वाह। एंड हाफ ईयर मैंने पूरा फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मटेरिया मेडिका मैंने फ्री पढ़ाया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई अगर आप फ्री पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको डेवलप कीजिए। तो फिर मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को डेवलप करने के लिए डॉक्टर जितेन गुर्जर सर हैं यूपी में, उनसे कहा कि आपका कंप्यूटर वर्क अच्छा है, आपके पास समय है, तो आप इनका पूरा नोट्स बनाइए और कम से कम पैसे में हम इनको लोगों तक पहुंचाना है। तो उन्होंने साथ दिया। फिर कुछ डॉक्टर्स बोले ने आप सेमिनार ऑर्गेनाइज कीजिए, हम आपके यहाँ देखना चाहते हैं। अब अलग अलग सबको तो मैं टाइम दे नहीं सकता सर, सही बात है। सबको मैंने इकट्ठा करना शुरू किया, एक सेमिनार 3 दिन का रखना शुरू किया। आज मेरे यहाँ 5 सेमिनार हो चुके हैं सर। और ईश्वर की कृपा, आप लोगों का सबका आशीर्वाद है। जो भी मेरे यहाँ आया है सर बड़ा खुश होके गया है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार इलेक्ट्रोहोम्योपैथ फैमिली है सर। मैं कभी भी किसी भी परिवार में न किसी की टांग खींचता हूँ, मैं केवल बता के छोड़ देता हूँ सर। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदारी से सही बता रहा हूँ, आप उसको यूज करके एक बार देखिए। नहीं है तो आप मुझे रिटर्न बोलिए कि नहीं गलत बता रहे हो, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ईश्वर की कृपा, आप लोगों सब गुरुजनों का आशीर्वाद,
सर 99% हमारे डॉक्टर्स रिजल्ट ले रहे हैं। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस आज 10 पेशेंट से बढ़कर 50+ पेशेंट है सर पर डे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छी बात है। तो जी जो जो मैं देख रहा हूँ, आप अधिकांश कार्य जो है ना वो सेवा भाव से करते हैं और लगभग लगभग आप धर्मार्थ करते हैं। तो जी पैसा भी आज के जीवन की एक बहुत कड़वी सच्चाई है ना। और जी परिवार के लिए तो पैसा आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो फिर जी आप अपने जीवन यापन के लिए और बाकी खर्चों के लिए आप किस माध्यम पे डिपेंड करते हैं? सर, मेरी वाइफ को मैंने शादी के बाद प्रोफेसर बनाया। गुड। वो भी फ्री में पढ़ाती है। पाटीदार समाज का हमारा हॉस्टल है। हम लोग कॉलेज में फ्री में पढ़ाते हैं। मैं जो 20+ पेशेंट देखता हूँ सर, मेरा पूरा अर्निंग उसी पे डिपेंड है। मेरा एक बड़ा लड़का है, वो इंजीनियर है। वेरी नाइस। मेरा छोटा लड़का का भी इंजीनियरिंग में है। तो मुझे फंड की दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुड। मैं हमारी ख्वाहिशें उतनी है सर। गुड। हमारा मेन एम ये है सर, मैं एमबीबीएस नहीं कर पाया, मेरे साथ के सारे लड़के एमबीबीएस है। 21 पीपुल्स मेरे कसरावत में एमबीबीएस है। वो मेरा 78% है, उनका 65-70 है। मैं उनसे बेटर था, लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं। आज मेरे पास सब कुछ है, मैं उनसे बड़े डॉक्टर पैदा करके छोड़ूंगा सर। ये मैंने उसी समय ठान लिया था। इसलिए इलेक्ट्रोमोपैथ में मैंने अपने में कमी देखी थी कि एजुकेशन कम है, साइंटिफिक इवोल्यूशन नहीं है, हमने बढ़ा दिया। बहुत शानदार। आमतौर पर ऐसा ये भी डॉक्टर्स। जी। जी तो आमतौर पर डॉक्टर साहब ऐसा देखने में आता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चूंकि एकदम नई चीज रहती है, तो जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक है उनको शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और हाँ जी। और संघर्ष में अधिकांश लोग का परिवार ही उनका साथ नहीं देता है। तो वो उनका बिल्कुल सही संघर्ष बात। उनका संघर्ष वही दम तोड़ देता है। आपके जी संघर्ष में मैं समझ रहा हूँ आपके परिवार का बहुत साथ रहा है, इसके बारे में बताइए जरा। सर, एक्चुअल में मेरे फादर को यही फीलिंग होता है, गिल्टी, कि मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया। और मैं उनको हमेशा आगे रख के कहता हूँ कि जो भी मैं हूँ आज आपके कारण हूँ। क्योंकि आप अगर खड़े नहीं रहते कि नहीं तू इलेक्ट्रोमैथ, सर इलेक्ट्रोमैथ को उस समय 92 में कोई वैल्यूएशन नहीं था। कोई नहीं थी, कुछ कुछ भी नहीं। नहीं था। अब आप तो मेरे से पहले के हैं। उस समय उन्होंने कहा नहीं तू जा, ये नहीं विदा, तेरा गला जिसने ठीक करा है ये बहुत अलग है, ये इसमें घूम जा, इसमें जितना सीखने। मैं सर कानपुर गया हूँ, दिल्ली अर्क अर्क फार्मेसी में गया हूँ। मैंने ऐसी कोई सी फार्मेसी नहीं है सर जो विजिट नहीं किया। मैंने हर जगह गया हूँ, एनईएचएम के यहाँ भी गया हूँ। मैं सारी जगह वी कुमार सर से मिला हूँ, एनएल सिन्हा जी के यहाँ गया हूँ मैं। मैंने सारी चीज को देखने के बाद मैं सोचा कि नहीं, मुझे स्टडी करना है। मेरे पास सर इलेक्ट्रोमोपैथ की ऐसी कोई बुक नहीं है जो मार्केट में और मेरे पास नहीं है। मेरे पास हर बुक अवेलेबल है। नई बुक आती है, मैं कहीं से पता लगता है, मैं अरेंज करवाता हूँ उसको और उसकी स्टडी करता हूँ। और थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी अगर मुझे मिलता है ना, मैं ओपनली बताता हूँ। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोमोपैथ में एक ही चीज है सर। जैसे आज आपको, मैंने कल आपसे बात हुई तो मैंने आपको यही कहा कि आप जो काम कर रहे हो शायद इलेक्ट्रोमोपैथ में पहला काम है सर, जो आप दे रहे हो। इससे लोगों को समझने को मिलेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होता इलेक्ट्रोमोपैथ में। छोटा भी बड़ा हो सकता है, बड़ा भी छोटा हो सकता है सर। लेकिन हमें करना पड़ेगा। आप और मैं मिलकर जो काम कर रहे हैं ना, ये मील का पत्थर होगा सर। ये आज नहीं, 5 साल बाद होगा, बिल्कुल होगा। जी ऊपर वाले की कृपा रही तो आपकी आपका जो आपके मुंह में सरस्वती बैठी हुई है, ईश्वर ने चाहा तो सच में ये काम बहुत बड़ा होना चाहिए। और ये बहुत जी जरूरी है हमारी चिकित्सा पद्धति के की जानकारियां, जैसा आपने कहा कि लोगों को सामने लाना और ऐसे लोगों को आगे जी लाना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल ये साइंस कुछ इसलिए भी पिछड़ा है कि कुछ लोगों ने बहुत कुछ छुपाया भी है, बताया भी नहीं लोगों को। बिल्कुल। तो जो सीखना जी चाहे वो नहीं सीख पाए या वहां तक आगे हम नहीं बढ़ पाए। ठीक है। जी लेकिन एक जो चीज मुझे लगती है कि जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि पैसे का महत्व तो है। हालांकि जी हमारे आपके जैसे कुछ पागल लोग पैसे का महत्व नहीं समझते हैं, मैं पागल ही बोलूंगा आज के जमाने जी के हिसाब से। लेकिन आपने जी आपने कमाने के बजाय ये पढ़ाने में ध्यान क्यों दिया? क्योंकि अगर आप चाहते तो जैसा आपका ज्ञान था, आप भी एक बुक लिख सकते थे, आप भी एक मेडिसिन कंपनी खोल सकते थे, है ना। आप भी ऐसा कुछ कर बिल्कुल सर। सकते थे जिसमें कि लोग नोट छाप रहे हैं, जिसे कहा जाए। जी लेकिन आपने कमाने के जी बजाय पढ़ाने के रास्ते में आगे बढ़े। पढ़ाने के लिए आप कॉलेज भी खोल सकते थे, और आप उसके साथ में जो सर्टिफिकेट का एक चलता है दौर, है ना, मतलब लोगों को सर्टिफिकेट वाले डॉक्टर बना के
भेज भेज दीजिए उनको, उसके बाद वो जाने, उनकी किस्मत जाने। पर कॉलेज जी खोलने वाले का काम तो बन जाता है ना। तो आपने जी। कमाने के बजाय पढ़ाने पे ज्यादा जोर क्यों दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर मेरे पिताजी और मेरे माताजी ने शुरू से मुझे एक चीज सिखाया है, जो पैसे के पीछे भागेगा वो फट से ऊपर जाएगा, फट से नीचे आएगा। मतलब तुरंत ऊपर गया तुरंत नीचे आएगा। लेकिन आप जब धीरे धीरे जाओगे, सर मैं भी कमा रहा हूँ ऐसा नहीं है। हाँ। 500 रुपये मेरे लिए बहुत है सर, एक डॉक्टर के एक महीने के मेरे लिए बहुत है। मेरे साथ आज 14,000 डॉक्टर जुड़े हैं सर, तो मुझे उनका प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। मैं अभी 10 दिन के विजिट पे हरियाणा गया हूँ, दिल्ली गया हूँ सर। मेरी वाइफ पहली बार शादी के पहली बार उसको मैं कहीं साथ में लेकर गया हूँ। और जी जब जी। मैं घुमाने लेकर गया, जो सम्मान उसको मिला है ना सर, वो आके मुझे यही बोले कि पैसा नहीं मिलता चलेगा, लेकिन ये सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए सर पैसा कोई मोल नहीं है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, ऐसे हम भी कमा रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत अच्छी है मेरी। मेरे पास ज्यादातर कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस के पेन मैनेजमेंट के केसेस आते हैं सर। मैं कंप्रेस में मास्टरी करा हुआ हूँ। मैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर भी जानता हूँ। मैं सिद्ध साइंस रेकी भी जानता हूँ। आयुर्वेद, एलोपैथ, वेटनरी का बहुत अच्छा काम जानता हूँ सर मैं। तो वो मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है सर, हम पेशेंट को इलेक्ट्रोमोपैथ से कितना जल्दी जोड़ें और कितना जल्दी उसको रिकवरी दें। मैं आपको एक चीज बता के बहुत खुशी महसूस करूंगा सर। खरगोन जिले में हमने जब जब जहां जहां क्लिनिक में इलेक्ट्रोमोपैथ का कैंप लगाया, कहीं पर भी वहां के सरपंच, वहां का जितना स्वास्थ्य विभाग, वहां का जितना कलेक्टर डिवीजन से जितने लोगों का वहां पर सपोर्ट मिलता है, वो हैरानी होती है सर हम लोगों को कि हमें इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। और किसी भी चीज में आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जितना हमारे कैंप में मिलता है हमको। हमारा खाना कौन ला रहा है सर, हमें नहीं पता। हमें खाना भी आ जाता है, सारे मेडिसिन के लिए हमें रूम भी मिल जाता है। आप मेडिसिन प्रिपेयर करके कंप्रेस करना है आप कर लीजिए, इंजेक्शन बनाना है इंजेक्शन बना के लगा दीजिए। आप जो भी चीज आपको करना है सारा अरेंजमेंट मिलता है हमको। तो ये हमारे लिए इससे बड़ा रिस्पेक्ट हो ही नहीं सकता सर। अनिता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस में और एजुकेशन में और फैमिली में, इसमें आप सामंजस्य कैसे मेंटेन करते हैं? कि ये अपने आप में बहुत हेक्टिक काम होता है, मुझे मालूम है। सर एक्चुअल में इसीलिए काफी लोग नाराज है मुझसे। मैं ज्यादातर लोगों का मोबाइल अटेंड नहीं कर पाता हूँ। सबको ये लगता है ना सर कि मेरा कॉल अटेंड होना चाहिए। अभी आप भी जानते हैं काफी डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको फिजियोलॉजी एनाटॉमी का कोई नॉलेज नहीं होता है। उनको कोई रिपोर्ट आती है तो 48-50 पेज की रिपोर्ट भेजते हैं और वो कहते हैं आप स्टडी करो, मुझे फटाफट प्रोटोकॉल बताओ। सर मैक्सिमम हाफ एन आवर चाहिए एक केस को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रोमोपैथ के लेवल पर। और अगर मैं किसी को प्रोटोकॉल बताऊंगा तो ईमानदारी से बताऊंगा, अन्यथा नहीं बताऊंगा। तो मैं न तो आपसे पैसे का डिमांड किसी से करता हूँ। मैं बताता हूँ जितना हो सकता है मुझे जब टाइम मिलता है। नाइट का टाइम यही होता है सर, आफ्टर 10, या तो मेडिसिन प्रिपरेशन का, या फिर जिनको जवाब देना है 10 से 12 बजे तक, जितने लोगों को जवाब देना मैक्सिमम। सर 2,000 से कम व्हाट्सएप मैसेज नहीं आते हैं। अब ओह। आप सोचिए मुझे चश्मा लग गया है सर, क्या करें। तो आपकी फैमिली नाराज नहीं होती? आप उनको टाइम बहुत कम दे पाते होंगे सर तो। मेरी वाइफ मेरे साथ में रहती है सर। सारे काम मेडिसिन प्रिपरेशन का, खाना वगैरह करने के बाद 9 बजे के बाद, मेरी क्लासेस के बाद वो फ्री हो जाती है। हम बैठ के, वही समय हमारे लिए 3 घंटे का सर, 9 to 12, वही हमारा साथ हमारे बच्चों से फोन पे बात करना, यही समय होता है। हमारे पेरेंट्स सामने बैठे रहते हैं, हम लोग हमारा काम करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो आपकी कुछ आपके पाने के आप लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है सर। सही बात है। जी आपके आपकी फैमिली आपके किन किन कामों में हेल्प करती है? सर, जहाँ तक है मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता है, ओके। बहुत कम आता है। मोबाइल पे सारा काम होता है मुझे। तो कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो छोटा बेटा के हेल्प लेता हूँ, और बड़े बेटे को तो टाइम है ही नहीं। बाकी जितना भी मदद होती है मेरी मदर करती है, मेरे फादर करते हैं। क्योंकि मेडिकल साइड है और वाइफ भी मेरी मेडिकल साइड है, तो ज्यादातर सपोर्ट मिल जाता है मुझे। तो आपका ये जो क्लासेस का टाइम है, क्लासेस शुरू से आपकी ऑनलाइन ही रही हैं कि आप पहले ऑफलाइन लेते थे? सर मैं होम्योपैथ के छोटे छोटे सेमिनार करता था तो ऑफलाइन करता था। ओके। इलेक्ट्रोमोपैथ के कुछ सेमिनार मैंने ऑफलाइन करे हैं।
और धीरे धीरे अभी 5 साल से मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करी है। अभी तो मैं फिजियोलॉजी एनाटॉमी पैथोलॉजी के लिए कर रहा था, अभी मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो मैंने ऐप, इसीलिए डॉक्टर मनीष पाटीदार ऐप बनवाया है। गुड। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के एजुकेशन पे जो काम कर रहा हूँ, मेरे कुछ होम्योपैथ कलीग्स मेरे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था हर डॉक्टर से अलग अलग कि साहब मुझे, आप लेडी डॉक्टर हैं, आप गायनिक के नोट्स बना के दीजिए। जो बारीकियां होती है सर, मैं एक जेंट्स हूँ, वो बारीकियां मैं महसूस नहीं कर सकता, वो लेडी डॉक्टर कर सकती है। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। और आपके यहाँ सीजी में डॉक्टर साहू सर हैं, उनकी वाइफ जो है गायनेकोलॉजी की बुक लिख रही है, और मैंने उनको सारी चीज बताई किस तरह से करना है। तो बहुत खुशी की बात होती है कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर कलीग्स हमें दे रहे हैं। तो ये जो नोट्स हैं सर, इनको पीडीएफ के रूप में और इन्हें एजुकेशन के रूप में समझा के मैं फ्री क्लास, मैंने अपने ऐप में एक फ्री लेक्चर बना रखा है, उसमें ओके। ये सारे सब्जेक्ट वाइज में डालने वाला हूँ, ताकि इलेक्ट्रोमोपैथ में अगर किसी को देखना है, समझना है, केवल 1 रुपए फीस रखी है सर मैंने। वाह। वो बहुत। उस लेवल पर आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी। तो जो कमियां हम में हम दूर करेंगे, अपने में कमियां मैंने देखी, वही मुझे लगता है कि सामने वाले में भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो सकती है। हम उसको पूरी कर दें, अगर सपोर्ट मिलेगा तो कम से कम एक किसी का भविष्य सुधर जाएगा। हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं सर ये। तो आप प्रैक्टिस में कितना समय देते हैं, आप एजुकेशन में कितना समय देते हैं? सर मेरा 3 क्लासेस हैं, मॉर्निंग 7 to 9, आफ्टरनून 1 to 3, और इवनिंग में 7 to 9। बाकी का समय घर पे ही मेरा क्लिनिक है। 30 बाय 65 का मेरा नीचे मकान है, और ऊपर का 30 बाय 65 मेरा खुद का फार्मेसी है। खुद का मैं मेडिसिन प्रिपेयर करता हूँ, पूरा प्रैक्टिस में ही करता हूँ, कंप्रेस नहीं करता हूँ। मैं एक छोटा सा वीडियो आपको बना के डालूंगा इसका, आपको पर्सनल, जी। तो आपको लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो है या नहीं। नहीं नहीं, जी मैं तो देखिए, इतने ऊपर वाले के आशीर्वाद से इतने साल हो गए इलेक्ट्रोपैथी में काम करते हुए, इतना अनुभव तो हो गया है कि कौन व्यक्ति सही जी कह रहा है, कौन व्यक्ति सही नहीं कह रहा है। बल्कि जी, मैं बिल्कुल सही मैं बात। मैं ज्यादा सही बोलने के कारण ही लोगों का बुरा हूँ। खैर, वो एक अलग हाँ विषय है। हाँ हाँ। तो जी मैं ये जानना चाह रहा था कि कहने का मतलब दिन में 3 क्लासेस आपकी होती हैं और बाकी समय आप घर पे ही रहते हैं, और तो साथ में अपनी प्रैक्टिस भी आपकी चलती रहती है ना, और जी साथ में आपका जी मेडिसिन का भी काम चलता रहता है। बहुत बढ़िया। जी बहुत अच्छी चीज है। आप मुझे एक लाइन बताइए, इस अभी तक के सफर से आप कितने संतुष्ट हैं? सर, एक्चुअल में जब आदमी को कुछ चीजें मिलना शुरू करती है ना सर, उसकी लालच बढ़ती जाती है। उसकी लालच ये बढ़ती है कि मैं इस फील्ड में क्या कर सकता हूँ। और जो काम आपने आज से शुरू किया ना सर, मैं इससे आपको हेड्सअप कहता हूँ। मेरे हर क्लास में मैं हर छोटे या बड़े व्यक्ति को यही कहता हूँ, अपने मन की जिज्ञासा को अगर आपने शांत कर दिया, आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बढ़ाते जाओ, हर समय अपडेट होते जाओ। मुझसे कुछ मिल रहा लो, सामने वाले से कुछ मिल रहा लो, फलाने टीचर से मिल रहा, बकायदा उसको सम्मान दो और उससे लो। जितना जहां नेगेटिव जो मिल रहा है उसको हटा दो, पॉजिटिव मिल रहा है ना ले लो। सर, हर व्यक्ति के पास 100% पॉजिटिव नहीं होता, आप भी मानेंगे इस चीज को। बिल्कुल सही बात। अगर 25% भी है ना, तो वो 25% अडॉप्ट करो, नेगेटिविटी 75% है, हटा दो। आप 25% अडॉप्ट करो, उसको अपडेट कर लो। तो मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है सर, इसलिए मैं अपडेट होता जा रहा हूँ। और जो जो हमारे इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक कंफ्यूज्ड हैं, और कंफ्यूज होने के रीजन भी बहुत से हैं, पर लेकिन जो कंफ्यूज्ड हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? वो अपना कंफ्यूजन सर मैं, कैसे दूर करें? जी, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि मैं एमएमपी में भी काम कर रहा हूँ सर। मैंने 10 साल गुजारे हैं सर एमएमपी में। 10 साल, कई बिगड़े केस, कई सुधरे केस, मैंने 1:9 रेशियो पे फॉलो किया। मैं केवल 3 चीज मानता हूँ सर, मैंने जो होम्योपैथ से सीखा है। होम्योपैथ इंडिविजुअलिटी पे काम करता, सिंगल प्लांट बनाता है, सिंगल सिम्टम। लेकिन आप पेटेंट देख लो सर, प्योरली इलेक्ट्रोपैथ के सिद्धांत पे बन रहे हैं। आप देख हाँ, लीजिए, आप भी सही बात। मान जाएंगे इस चीज। सही बात। होम्यो एक ट्रू क्लासिकल होम्योपैथ कभी नहीं मानेगा कि मैं पेटेंट थेरेपी दूं, कभी नहीं करेगा। और वो पूरा सिद्धांत हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथ का ही है सर, ये मैंने सीखा वहां पे। तो मैं जितने भी चिकित्सक उनको एक ही बात बोलूंगा, आप अगर इलेक्ट्रोमोपैथ को मॉलिक्यूल्स थेरेपी देखोगे तो सेल्स के मॉलिक्यूलर मोशन पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप मॉलिक्यूल्स पे काम करना चाहते हो, आप देखिए कि वहां न्यूट्रिशन की जरूरत है, आप इलेक्ट्रोमोपैथ की पॉजिटिव मेडिसिन दीजिए। जब आपको लगता है नहीं नर्वाइन करना है, तो आप नेगेटिव कर दीजिए। अब ये अलग सिद्धांत है सर, कुछ लोग कहते हैं कि आप डाल्यूशन पे,
सर मैं नहीं मानता कि डाइल्यूशन सही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लिए, लेकिन जब क्यूरिंग कैपेसिटी आती है तो इन्हें सिन्हा जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जितनी भी क्यूरिंग कैपेसिटी आएगी नेगेटिव में आएगी, हम्म। जितना भी न्यूट्रिशन के लेवल पर इम्यूनिटी आएगी पॉजिटिव में आएगी। तो मेडिकल साइंस का यही तो सिद्धांत है, अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। यही चीज हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में मेटी जी ने तो पूरा क्लियर। एक एमबीबीएस डॉक्टर से जब मेरी डिस्कस हुई थी सर, वो डॉक्टर ने मुझे 1 घंटा दिया था, बोले तुम सेटिस्फाई करके बता दो। मैंने उनसे कहा सर आप मुझे आपकी कौन सी 5 डिसीज जिसमें आपकी मास्टरी है, आप बताइए आप कितने दिन में ठीक कर पाएंगे। और वाकई में आप कर पा रहे हैं। कंप्लीट क्योर मींस कंप्लीट क्योर। और हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से बताते हैं कि हम कैसे क्योर कर रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं कि कंप्लीट क्योर। तो जब मैंने उनको ब्लड और लिम्फ का सिद्धांत बताया और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का वर्क बताया, तो वो हैरान, बोले यार कोई बुक है क्या आपके पास। सर मैंने पूरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का एनएल सिन्हा जी का गिफ्ट करा उनको सेट। और वो आज इतना सेटिस्फाई है बंदा, वो कहता है यार गाउट मैंने ठीक नहीं किया, तूने ठीक करा। अपेंडिक्स मैंने कहा ऑपरेशन होगा, मैंने कहा नहीं सर विदाउट ऑपरेशन 2 महीने में ठीक कर दूंगा, 2 महीने में ठीक करा। रीनल स्टोन 28 mm है सर्जरी, मैंने कहा नहीं होगा सर। 6 महीने में मैंने ठीक करके बिल्कुल नील रिपोर्ट उनके हाथ में दे दी। वो बोले यार जो मॉडर्न साइंस सोचता नहीं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ सोचता है। मैंने उनको यही कहा जिस दिन हमारे एक एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर ये चीज सोचना चालू कर देगा, उस दिन मॉडर्न साइंस का वैल्यूएशन 0 हो जाएगा सर। उस दिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ टॉप मोस्ट पे रहेगा। तो हमारे इलेक्ट्रोपैथ जो चिकित्सक है वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, या उनको सफल होने के लिए आप क्या मंत्र दोगे? सर सबसे बड़ी चीज होती है ईगो पालते हैं। दूसरी बात क्या होती है सर, हम लोग पेटेंट पे ज्यादा बिलीव करते हैं, आप भी मानेंगे इस चीज को सर। आज के समय में पेटेंट चिकित्सा कुछ ज्यादा ही होती है। जब हम किसी साइंस को कर रहे हैं, तो जब हम उस साइंस की बारीकी को नहीं समझेंगे, पेटेंट हमें क्या सिखाएगा सर। आज आपको थर्ड डायल्यूशन देना, पेटेंट चलाए जा रहे हो, अब थर्ड डायल्यूशन वो पेटेंट में है क्या? नहीं है। आपको डायल्यूशन चेंज करना है, फिफ्थ देना है, या आपको D4 करना है, D5 D6 करना है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हो, ये नहीं कर पाएंगे पेटेंट वाले। इसलिए मेरा मानना है पेटेंट एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क है, आप उससे सपोर्ट जरूर लीजिए, मना नहीं है। लेकिन मेन जब डॉक्टर्स प्रैक्टिस करता है, अगर उसको ये बारीकियां पसंद नहीं है, उसको आता नहीं है, वो अप एंड डाउन नहीं कर सकता डायल्यूशन का, सर वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि पेटेंट के बल पर रिजल्ट नहीं आता है। कहने का मतलब जैसे जैसे रिजल्ट मिलता जाए उसके हिसाब से डायल्यूशंस को भी चेंज करने की जरूरत है ना? और पेट बिल्कुल जरूरत है। और पेटेंट से ज्यादा हमारे प्रैक्टिशनर अगर एसेंस पे ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा, बिल्कुल ज्यादा सफल होंगे, है ना? और जैसा बिल्कुल कि आप सर। जैसे आपने जी बताया कि एजुकेशन बहुत जरूरी है उनके लिए। जी बिल्कुल बोल सर। जी बोलिए। जी अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपनी जो भी अभी तक आपने अचीव किया है, जो भी सफलता पाई है, इसका आपका राज क्या है, और आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर राज तो ऐसा है कि कुछ लोगों के वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ सर। कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के कुछ एजुकेटर बहुत अच्छे हैं, उन लोगों का सपोर्ट मिला, कुछ फेमिलियर सपोर्ट मिला। कहते हैं कि सक्सेस के पीछे लेडीज का हाथ होता है, ये भी है। हमारी मैम ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे मिले सर। हमेशा मेरे दुख में जब कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होता था, दोस्त मेरे साथ खड़े होते थे। कुछ कलीग्स हैं जो एमबीबीएस हैं, वो कभी ईगो नहीं रखते, क्योंकि नॉलेज में हम इक्वल हैं। वो कभी भी ईगो नहीं रखते थे, उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, आप करो आगे बढ़ो। जब भी मुझे कुछ कंफ्यूजन होता था मेडिकल साइंस में, उनसे मैं बात करता था नाइट में, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करता था, मुझे रिजल्ट आ जाता था। मैं अप्रिशिएट करता था। तो मेरे जो आज यहाँ मैं हूँ, उसके पीछे कुछ ट्यूटर्स का हाथ है। कुछ मेरे कलीग्स जैसे KR वर्मा सर, वो आयुर्वेद अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, बहुत अच्छे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ फिजिशियन भी, काफी साइंस उन्होंने स्टडी कर रखा है। तो मैं ज्यादातर तो उन्हीं को अप्रिशिएशन देता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले लगभग 10 सालों से सोशल मीडिया का दौर बहुत बड़ा है, और सोशल मीडिया के जी दौर दौर आने के साथ में जब जब से ये आईडीसी बनी है, तब से आपने देखा होगा कि हमारे इलेक्ट्रोपैथी में किताब लिखने वालों की संख्या, किताब बेचने वालों की संख्या, मेडिसिन बनाने वालों की संख्या, मेडिसिन बेचने वालों की संख्या, और ऑनलाइन पढ़ाने वालों की भी संख्या बहुत बढ़ गई है।
जी हर चीज की अच्छाइयाँ भी होती है, हर चीज की बुराइयां भी होती हैं। बिल्कुल होती है सर। आप ये जो भीड़ बढ़ी है, इस भीड़ को आप कैसे देखते हैं? और इस भीड़ से जो हमारा एक स्टूडेंट या हमारा एक इलेक्ट्रोपैथ कंफ्यूज हो जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी कॉलेजेस खुले हैं वहाँ एजुकेशन नहीं है, जितनी कंपनीज खुली है अगर आप उनसे किसी पेटेंट के बारे में साइंटिफिक एवेल्यूशन मांगते हैं वो नहीं बता पाता है। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। और दूसरी कमी, मैं किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहूंगा सर, सबसे बड़ी कमी हम में है। हम अपने आप को मिरर में नहीं देखते हैं। अगर हमने मिरर में देखना शुरू कर दिया तो हमारा अपडेशन शुरू हो जाएगा सर। हम जब दूसरों से कंपटीशन करते हैं, ये आगे बढ़ रहा, मैं क्यों नहीं बढ़ सकता हूँ। आप अपने आप से कंपटीशन करिए सर, दूसरों से आपको वैल्यूएशन नहीं करना है। वो कहाँ है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके पास 10 से पेशेंट, आप छोटी जगह रहते हो वो बड़ी जगह रहता है, आप उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते सर। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं जितना है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मेरे एरिया में मेरे को सम्मान मिल रहा है, मेरे बहुत खुश हूँ। तो मैं ऐसे डॉक्टरों को हमेशा बार बार कहता हूँ सर, मैं काफी लोगों को जानता हूँ जिन लोगों को मेरे यहाँ 2 दिन 3 दिन में बुलाता हूँ कि आप बहुत पुअर फैमिली से हो ना, कोई बात नहीं, आप मेरे यहाँ हो। जब मेरे साथ रहते उनको समझ में आता है यार, सब कुछ होते हुए भी ये वही नॉर्मल जिंदगी जीता है। मैं उनको ये कहता हूँ आपकी जैसी मेरी भी जिंदगी है ना, तो फिर चेंज क्या है? या तो मुझ में ईगो आ जाना चाहिए, बोले नहीं आप में ईगो नहीं है, तो फिर आप अपने आप को मेरे जैसा बना लो। आप ईगो मत रखो, काम करते जाओ, फल आपको मिल जाएगा। सर मैं आपको गिनती लिख के बता दूं, 1500-1600 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमेपैथ छोड़ दिया था, प्योरली छोड़ दिया। हमारे क्लासमेट ही है 95-98 के बीच के, आज सारे के सारे इलेक्ट्रोमेपैथ में फिर से काम करने लग गए हैं। और सर उनका पर डे का पेशेंट रेशियो है 20 पेशेंट, 20 पेशेंट से कम कोई नहीं देखता। तो ये हम लोगों का बेस्ट अप्रोच है। हमने नाम रखा है एज फैमिली। इस एज फैमिली में बाहर का हो या अपना हो, किसी को भी प्रोटोकॉल बताने का मनाही है जब तक टेम्परामेंट नहीं बताएगा, पल्स डायग्नोसिस नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस उसका, मोटिवेशन उसका, सारा हम बढ़ाने को तैयार है, लेकिन जब तक अपडेट नहीं करेगा प्रोटोकॉल नहीं बताएंगे। जब वो पूरा हमको डिटेल बताता है, ये टेम्परामेंट है, ये सिम्टम्स है, ये डिसीज है, ये डायग्नोसिस है, तब हम उनको प्रोटोकॉल बताते हैं और यही बताते हैं ये प्रोटोकॉल क्यों सिलेक्ट किया। उसको ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिल जाता है सर, और रिजल्ट मिलता है तो हम उसको ये कहते हैं ये हमारा रिजल्ट नहीं तेरा रिजल्ट है, क्योंकि तुमने हमें बताया उस स्टाइल में जो हम चाह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमेपैथ को सारी बारीकियां पता होना चाहिए कि कैसे डायग्नोसिस करना है, कौन सी मेडिसिन कब सिलेक्ट करना है, कौन से डायल्यूशन कब देना है। बस ये आप अपडेट कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ये स्थिति हो गई है सर, जिनको हमने 2 साल पहले बताया था, आज वो कहते हैं कि सर हमने दूसरों को बताया, बड़े खुश होकर बोलते हैं आज हमने 2 डॉक्टरों को तैयार किया, हमने 2 डॉक्टरों को बताया और उनके रिजल्ट भी हमारे जैसे आ रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ आया ना मजा एज फैमिली का, वो बहुत खुश होते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो आपका ये जी मानना है कि अच्छी प्रैक्टिस के लिए जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का टेम्परामेंट का सिद्धांत है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर। लेकिन किताबों में टेम्परामेंट को डायग्नोज करने का तरीका सिम्टोमेटिक है, कि इस जी टेम्परामेंट में ये सिम्टम्स रहेंगे, इस सिम्टम्स से आप डायग्नोज जी कीजिए। कभी कभी जी कभी कभी स्टूडेंट उन सिम्टम्स में कंफ्यूज हो जाता है। जी अब आपने इसमें एक चीज ऐड की है, पल्स डायग्नोसिस। और पल्स जी डायग्नोसिस को जितना मैं जानता समझता हूँ, ये सीखने की चीज है बजाय पढ़ने जी के। मतलब अगर अगर जी बिल्कुल सर। कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि सिर्फ किताब पढ़ के वो पल्स डायग्नोसिस कर लेगा, तो मैं नहीं समझता कि कर पाएगा। तो जी जी मतलब मेरे हिसाब से आपका कहना ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस में पल्स डायग्नोसिस को इन्वॉल्व करना बहुत फायदेमंद है। सर इसके लिए मैं डॉक्टर संजू शर्मा जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरा मौका मिला था मुझे उनके यहाँ जाने का, और 3 दिन के उस सेमिनार में मैंने बहुत ध्यान दिया पल्स डायग्नोसिस पे। मेरे जितने आयुर्वेदिक डॉक्टर कलीग्स से उनसे भी मैंने पल्स डायग्नोसिस सीखा है। मैं अभी आयरिस डायग्नोसिस पे काम कर रहा हूँ और आयरिस डायग्नोसिस को इलेक्ट्रोपैथ से जोड़ने का काम कर रहा हूँ, पल्स डायग्नोसिस को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। मेरा स्टेथोस्कोप टंगा रहता है सर, मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं बहुत हद तक कोशिश करता हूँ आयरिस डायग्नोसिस पल्स डायग्नोसिस है, और मैं पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूँ सर। और आपने बिल्कुल सही कहा, प्रैक्टिकल में भी मैन परफेक्ट। मैंने 7 साल में जो सीखा है थ्योरेटिकल बहुत डिफरेंस है सर। और जब मैंने प्रैक्टिकल सीखा है
तो मैं 7th रो पे जाकर काम करना शुरू कर दिया हूँ। और मेरे जितने कलीग्स हैं उनको भी मैं जब भी आते मौका मिलता है मैं उनको जरूर बताता हूँ, आप इस पे करो काम, इस पे करो काम, आप टाइम वेस्ट मोबाइल चलाना, टीवी देखना, न्यूज सुनना सब छोड़ दो, इस पे काम करो। हर पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करने पर हमें अलग मिलता है, और वही डिफरेंसेस हमें सिखाते हैं कि इसको क्या डिसीज हो सकती है। और जब हम टेम्परामेंट में और पेशेंट के सिम्टम साइंस को डायग्नोस करते हैं, हमारा डायग्नोसिस लगभग लगभग, मैं अभी भी मुझे सीखने की जरूरत है, लेकिन 85 से 90% मेरा डायग्नोसिस मैं नीचे लिख लेता हूँ, और वो डायग्नोसिस 85 से 90% ठीक होने लग गया है। बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने अभी नाम लिया डॉक्टर संजीव शर्मा जी का, ऐसे जी इलेक्ट्रोपैथी में ऐसे कौन कौन से नाम आप लेना चाहोगे जिनसे आपको प्रेरणा मिली है, या जिनसे आपको कुछ सीखने मिला है, या जिनसे आपको सहयोग मिला है? जी सर, ऐसे तो काफी डॉक्टर्स हैं, लेकिन आज मैं जहां पर हूँ, बालाघाट के डॉक्टर हैं डॉक्टर गुनेश साहू सर, डॉक्टर आर एस ठाकरे सर, डॉक्टर शुक्ला सर। फिर इसके अलावा दीपक सिन्हा जी से मैं जब से जुड़ा हूँ, दीपक सिन्हा जी का मोटिवेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। डॉक्टर प्रभाकर सर है, डॉक्टर वी कुमार सर है, डॉक्टर राजस्थान के हमारे गुरुदेव आदरणीय, जिनके कारण आज राजस्थान में मान्यता मिली है। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं सर, मैं अपने लाइफ में उनको कभी भी भूलता नहीं हूँ। वो लोग हमेशा कहीं ना कहीं जुबान पे नाम आता है कि इन लोगों के कारण मैं आज इस लायक बन पाया हूँ, क्योंकि मेरी एबिलिटी नहीं थी सर, मैं इतना बड़ा आज इस लेवल पर पहुंचा हूँ नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं यहाँ पहुंच पाऊंगा। सर एक मेरा बच्चा कहता है छोटा वाला, पापा आप यूट्यूब पे आते हो, मेरे दोस्त लोग कभी खोलते तो देख कर बोलते कि ये तेरे पापा ही है और कोई है। तो ये कभी नहीं सोचा था सर, और बड़ी खुशी होती है कि आज अगर हम किसी के काम आ जाएं तो इससे बड़ी चीज नहीं होगी सर। बड़ा खुश होता है सर। जी और ऐसे कोई मित्र आपके जो इलेक्ट्रोपैथी या दूसरी पैथी के जिनका सहयोग आपको याद आता है, जिनके नाम आपको याद आते हैं? सर, ऐसे तो काफी लोग हैं। डॉक्टर संतोष पाटीदार हैं सर, मेरे बड़े भाई भी हैं। वो एमबीबीएस हैं, और प्रैक्टिकल उनके परिवार में 10-12 लोग हैं, और वो प्योर इलेक्ट्रोमेपैथ करते हैं सर। तो उनको स्टमक कैंसर हुआ था, ओ। तो स्टमक कैंसर के लेवल पर उन्होंने इलेक्ट्रोमेपैथ से अपने आप को ठीक किया है सर। और मैं जब 94 95 में पढ़ रहा था, मेरे से 1 साल सीनियर थे, तो उन्होंने एमबीबीएस 3rd ईयर करके छोड़ दिया था, क्योंकि सर उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि हम्म। वो बैठ के स्टडी कर पाए। हम्म। 3 साल तक बेड रिडन थे। धीरे धीरे मैंने उनको बुक्स ला के दी, उन्होंने शुरू किया, और फिर उन्होंने इलेक्ट्रोमेपैथ का पूरा साइंस समझा, और जब अपनी खुद की चिकित्सा करना शुरू किया, मुझे बहुत खुशी होती है, वी कुमार जी से भी वो मिले, डॉक्टर दीपक सिन्हा जी से भी मिले, और अपना पर्सनल ट्रीटमेंट कराया। आज वो बहुत अच्छे हैं सर, उनको कोई स्टमक कैंसर के सिम्टम नहीं है, पूरा डिसअपियर हो चुका है, अपना खुद का क्यूर कर चुके हैं सर वो। बहुत बढ़िया। डॉक्टर पाटीदार की पढ़ाई, जो डॉक्टर पाटीदार जी पढ़ाते हैं और जो दूसरे लोग पढ़ाते हैं, उसको आप उसमें क्या अंतर पाते हैं? सर एक्चुअल में क्या है, मेरा बैकग्राउंड जो था शुरू से पढ़ने का था। मैंने बीएससी किया था, तो मैंने बॉटनी में बीएससी किया था, तो मुझे बायोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज था। तो मैं जब प्लांट की स्टडी करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लांट को मैं समझ जाता हूँ, उसमें पूरा मैं घूम जाता हूँ। तो मुझे प्लांट्स की स्टडी करने में मजा आता है। मैं कम से कम 115 प्लांट्स को सर 100 टाइम्स स्टडी कर चुका हूँ। तो कुछ ना कुछ मुझे नया हर बार मिलता है, और मैं जो वो प्लांट्स को कंपोज करता हूँ तो मुझे एक नई मेडिसिन निकल कर आती है, मुझे वो चीज समझने को मिलता है। तो इससे मेरी स्टडी एक अलग लेवल पर हो जाती है। जितने भी इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर्स अपने अपने लेवल पर पढ़ा रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर पढ़ा रहे हैं। मैं फिजियोलॉजी एनाटॉमी पैथोलॉजी को ट्रायंगल बनाता हूँ, और उसमें मेडिसिन को ऐड करके बताता हूँ, क्योंकि जितनी भी बुक मैंने पढ़ी है, सारे बुक यही कहती है कि इलेक्ट्रोमेपैथ की मेडिसिन ऑर्गन्स की रेमेडी है। सर सबसे पहले सेल पे काम करेगी, तभी तो ऑर्गन पे करेगी। तो अगर सेल पे काम करेगी, टिश्यू फ्लूइड पे काम करेगी, आपके ऑर्गन पे काम करेगी, तभी सिस्टम पे, बॉडी पे काम करेगी। तो हम जब प्लांट जैसे काम करता है, अगर वही बॉडी के फंक्शन को मिला लें, तो सर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैंने कभी भी दूसरे साइंस को खोलकर नहीं देखा सर। मुझे लगता है ये प्लांट का ये इसमें काम है, मुझे ये मेडिसिन देना, मुझे इमीडिएट रिजल्ट आता है, इमीडिएट रिजल्ट आते हैं। बहुत अच्छी बात है।
ये बुराई की जी बात नहीं, बुराई की बात नहीं है, लेकिन एक मजाक की बात बताता हूँ मैं आपको। आपके स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि आप कभी वो अगर वो कोई ऊट पटांग सवाल पूछते तो आप बहुत डांट देते हो। सर, एक्चुअल में क्या होता है, आप मुझे इस चीज का जवाब मैं आपसे ही पूछता हूँ सर। आप मुझे बताइए, हमारे इलेक्ट्रोमोपैथ में एक चीज का बहुत बड़ा मिस यूज होता है। आप आज सब्जेक्ट पढ़ रहे हो स्पाइनल कॉर्ड का, और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ब्रेन का। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर, मजाक नहीं है। इलेक्ट्रोमोपैथ में अगर हम किसी चीज को पढ़ाते हैं तो वो प्रोटोकॉल दूसरी जगह का पूछते हैं, इसलिए मुझे इरिटेशन होती है कि यार मैं इतनी मेहनत इनके, सर मैं 2 घंटे पहले स्टडी करने बैठ जाता हूँ, 2 घंटे पहले। और जब उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट कंक्लूजन निकाल कर इनको बताता हूँ, 100 पेज तो नहीं पढ़ा सकता ना सर मैं नहीं मैं नहीं, 20 पेज, पच्चीस देखिए, पेज निकालता मैं हूँ। आपकी जी बात, समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में पढ़ाया है। और इलेक्ट्रोनोपैथी में जो जी इलेक्ट्रोनोपैथी की जो स्टूडेंट में जो कमियां हैं मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैंने इस बात को जी मजाक में ही कहा आपको। मैं जी ये, जी 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 डॉक्टर पाटीदार जी, मैं जानना चाहूंगा आपका फ्यूचर प्लान क्या है। जी फ्यूचर आपका प्लानिंग। आपका फ्यूचर प्लान क्या है, भविष्य में आप क्या करना सर चाहते हैं। सर फ्यूचर प्लान तो मेरा ये है कि मैं जो कोल्ड फर्मेंटेशन टेक्निक को सीखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ओके। और जो आपने नाम सुना होगा SWI या रेकवेक, जो होम्योपैथ कंपनी है, ये कुछ प्लांट्स को इलेक्ट्रोमोपैथ के लेवल पर, SWI ने तो परचेस कर लिया जेसो रेसम्बर्ग को, जी। पूरा मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर हो रहा है। तो एक होम्योपैथ की कंपनी है बैक्सन होम्योपैथ, उनकी तरफ से कुछ ट्रिप्स फॉलोआउट चल रहा है जर्मनी के लेवल का। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां तक मैं क्वालिफाई कर पाऊं। बहुत अगर बढ़िया। वो क्वालिफाई हो जाएगा तो मेरा, मैंने पासपोर्ट भी रेडी करके रखा है मेरा सबसे, क्योंकि सर इतना फाइनेंशियल हम मजबूत नहीं है कि 17-18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हम कर पाए। अगर मैं जर्मनी जा पाया सर, तो इसका पूरा बेस्ट निकाल के लाऊंगा, भले मुझे 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम वहां देना पड़ेगा। और कुछ लोग मेरे लिए तैयार भी हैं। तो वहाँ कुछ हमारे यहाँ के इंदौर के कुछ डॉक्टर्स हैं जर्मनी में। तो मैं चाहूंगा कि अगर वो हेल्प हमारी थोड़ी सी हो जाए, तो एज के बारे में जो हम कर सकते हैं, मैं वो करना चाहूंगा सर उसमें। बिल्कुल, आपके इस काम के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और जो लोग इसको सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आपके इस काम में जितना भी मदद कर सके वो जरूर करें। मैं जी जानना चाहूंगा कि ये हमारा जो है मामला लगभग 10-12 साल से एक तरह से आईडीसी में अटका हुआ है ना। जी इसको आप किस रूप में देखते हैं। सर, एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं है सर। हमारे जितने सीनियर, बड़े भाई, छोटे भाई, जितने भी लोग हैं सर, हमारी एज फैमिली के 10,000 फीडबैक्स लगे हुए हैं वहां पर। तो कमियां हमारी तरफ से कुछ नहीं है सर। जो भी कमियां हैं, या तो कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं बन पा रहे, या एकदम से इतना अफोर्ड गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, इसलिए भी वो पीछे हाथ खींच रहे हैं। लेकिन आप देखिए, महाराष्ट्र क्लियर हो गया, राजस्थान क्लियर हो गया। धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेट इसको मान्यता देगा और फिर गवर्नमेंट देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो हमारे फेवर में एजुकेशन और प्रैक्टिस के लेवल पर। लेकिन सर दिक्कत क्या होती है ना, हमारे इलेक्ट्रोमोपैथ में, आप भी इस चीज को मानेंगे कि आपके और मेरे जैसे कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रोमोपैथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सही बात। हमारी सबसे बड़ी कमी है। और मान्यता किसको चाहिए सर? आपको और मुझे नहीं चाहिए। मान्यता किनको चाहिए? जो एलोपैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोपैथ डिग्री है, एलोपैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आ रहे हैं इतने साल से, मान्यता क्यों न मिली? ये वो क्वेश्चन करते हैं। आप और मैं नहीं करते। आप और मैं तो हमारी लाइफ से संतुष्ट हैं सर, क्योंकि हम रिजल्ट ले रहे हैं। उनको आता नहीं, वो करते नहीं, सीखना चाहते नहीं। ये सबसे बड़ी कमी है सर हम लोगों की। बहुत सी कमियां हैं, बात सही कह रहे हैं आप। तो इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो जी, कमियां हैं, जैसा अभी आपने बताया कि प्रैक्टिशनर की सोच में क्या कमी है, प्रैक्टिशनर सीखना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, क्योंकि बिल्कुल। हमारी आपकी मानता तो हमारे पेशेंट हैं। लेकिन जी ये हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इनमें भी बहुत सी कमियां हैं। इनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि ये एजुकेशन का लेवल सुधारने के लिए क्या करें। सर, एक्चुअल में क्या होता है कि जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारे इलेक्ट्रोमोपैथ का बेस मजबूत नहीं होगा, हमारे डॉक्टर मजबूत नहीं होंगे। डॉक्टर्स को रिजल्ट तब मिलेगा जब उसका एजुकेशन मजबूत होगा। डॉक्टर्स का रिजल्ट तब मिलेगा जब उसको फीडबैक, जैसे मैं उदाहरण मेरा बता रहा हूँ सर। मैं फर्स्ट ईयर में था तब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फाइनल ईयर आते आते मेरे प्रैक्टिस का रेशियो, मेरे घर पे मैक्सिमम 15 पेशेंट का रेशियो था मेरा।
मैं अपना सेल्फ यूटिलाइजेशन करता गया और अपने आप को बढ़ाते गया। आज जो मैं मकान है, जो मेरा क्लिनिक है, जो मेरा असेसमेंट मैंने किया मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, ये सारा मेरा सेल्फ है। तो जब मैंने एजुकेशन अच्छा रखा तो मैं यहाँ पहुंचा हूं। तो मैं सारे डॉक्टर्स को, सारे एजुकेशनिस्ट को केवल इतना कहना चाहता हूँ, पैसा हर व्यक्ति कमाता है, आप भी कमाइए, लेकिन बेस देकर कमाइए। आपका बेस अगर मजबूत रहेगा, आपकी जड़ मजबूत रहेगी, तो कितना भी पहाड़, कितना भी तूफान आ जाए सर, कभी नहीं डगमगाएगा, वो ऐसे का ऐसा खड़ा रहेगा। आईएमए वाले क्यों मजबूत है सर? फाइनेंशियली मजबूत है इसलिए है। लेकिन वो भी जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोई विधा है। मैं 3 एमबीबीएस डॉक्टरों को ठीक किया हूं सर, एक ब्रेन ट्यूमर के लेवल पर, एक ऑप्टिक नर्व, हमारे आदरणीय डॉक्टर अभी है नहीं हमारे बीच में, डॉक्टर दरबारा सर, पंजाब से रेविसन इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी थे। मैं हेड्स ऑफ करता हूं बंदे को। उन्होंने और मैंने मिलकर कई ऑप्टिक ट्रैक के केसेस को रिजॉल्व किया है सर। कई बार मैंने गाइड किया, कई बार उनसे मैंने गाइडेंस लिया, और इतने मिरिकल रिजल्ट मिले कि मैं हैरान होता हूँ। और एमबीबीएस डॉक्टर को हमने जब ठीक किया तो उस बंदे ने उस चीज को अपने आईए में रखा, लेकिन आईएमए वालों ने उन्होंने थोड़ा सा उनको वो सप्रेस कर दिया वो है। तो होता है, वो तो होता है। जी दूसरे जी एलोपैथी दूसरी चिकित्सा पद्धतियों को दबाने का पूरा प्रयास करती है, और आज बहुत सी जी चिकित्सा पद्धतियों को अगर वो मुकाम नहीं मिला है तो उसके पीछे एलोपैथी का ये संगठन है। संगठन की बात चली जी। है, तो आप ये बताइए मुझे कि आप हमारी पैथी के जो संगठन है उनमें आप क्या कमी देखते हो? सर हमारे संगठन कभी भी यूनाइट होकर काम नहीं करते। सब अपने अपने लेवल पर है, इसके 4 सदस्य ले ले, उसके 4 सदस्य ले ले, ये बहुत बड़ी कमी है। हम एक दूसरे के टांग खींचते हैं। जैसे आप जानते हो केकड़े का जो इतिहास है, वो इतिहास चला आ रहा है सर। जब तक हम यूनाइट होकर काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के बुराई से कुछ नहीं मिलेगा सर, कभी प्रोग्रेस नहीं होता, घर टूट जाता है। वही हमारा टूटा हुआ घर है सर। अगर हम लोग यूनाइट नहीं होंगे ना सर, आज भी हम मान के चल रहे कि 5 साल और लगेंगे, अभी भी समय है सर। हमारी जो फार्मा कंपनियां हैं उसमें भी बहुत सी कमियां हैं। आप फार्मा कंपनियों से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? सिर्फ फार्मा कंपनियां, जैसे मॉडर्न साइंस में आप देखिए, हर कंपनी का एमआर होता है। हर कंपनी का एमआर पूरा गाइड करता है एमबीबीएस डॉक्टर को कि ये नई मेडिसिन आई है, ये ऐसे काम करेगी, ये ऐसे काम करेगी। ये एजुकेशन चैनल पूरा हमारे पूरा इलेक्ट्रोमेपैथ में हर फार्मेसी को अपनाना पड़ेगा सर। एक नाम बताना चाहूंगा, अगर शायद आप जानते हो, डॉक्टर हरविंदर सर। मैं उनको केवल 2-3 बार मेरी बात हुई है, लेकिन उनके बारे में मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे भाई हैं, डॉक्टर जुगराज सर, मेरे को छोटा बड़ा भाई मानते हैं, वो छोटे भाई हैं, वहीं रहते हैं, एजुकेशन लेते हैं। उनका एक पूरा चैनल, उन्होंने एक फार्मेसी लॉन्च की, वो एम फार्मा है, पीएचडी है। उन्होंने साथ में हमारी मेडिसिन यूज करोगे बाद में, पहले आओ हमारे यहाँ प्लांट्स देखो, हमारे यहाँ मेडिसिन प्रिपरेशन देखो, ये मेडिसिन ऐसे बनेगी, आप बना सकते हो, आप बनाओ, नहीं बना सकते हो आप हमारे से लो, लेकिन पहले ये सीखो ये डाल्यूशन ये काम कैसे करेगा, कहाँ काम करेगा। ये टेक्निक मुझे बहुत पसंद आई, और मैं इसीलिए उनको अप्रिशिएट भी किया था कई बार कि सर आप जो काम कर रहे हो, ये वाकई में सबसे बड़ी कमी को आप हैंडल कर रहे हो, ये दूर हो गई ना। डॉक्टर को आपने बेस मजबूत कर दिया, तो फिर आपको जरूरत नहीं है सर। आपने और मैंने जो भदौरिया सर सीखा है ना, आपका सेल्फ सेल्फ मोटिवेशन, आपने अपने आप को मोटिवेशन करके सीखा है, किसी के सपोर्ट से आप यहाँ नहीं पहुंचे आज। आज आपकी मेहनत झलकती है इसमें। इसलिए बहुत खुशी होती है जब कई लोग आपका नाम लेते हैं। मुझे आपका तारुफ दिया था प्रतिमा मैम ने। प्रतिमा मैम ने मुझे बताया था आपके बारे में। प्रतिमा सिंह जी। डॉक्टर सुमेश गांधी जी है, उन्होंने बताया था मुझे। प्रतिमा सिंह जी मुंबई से हैं। जी जी हाँ। जी ये एक जो कंफ्यूजन बना हुआ है लोगों के बीच में, हालांकि मैं इस विषय में बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन फार्मेसी की बात निकली है कि जब 115 प्लांट इंडिया में है ही नहीं तो फिर ये मेडिसिन बनती कैसे है? यही प्रॉब्लम है सर। मैंने ये कई लोगों से, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने हम्म। कई लोगों से डिस्कशन किया था। एक्चुअल में सारे लोग बोलते हैं हम स्पेजरिक निकाल रहे हैं। सर 94 प्लांट्स मैंने देखे हैं। मैं टूरिंग पे जाता हूँ तो प्लांट की स्टडी करता हूँ, मुझे प्लांट बहुत पसंद है सर, तो मैं देखता हूँ उनको, समझता हूँ। 94 प्लांट्स मैंने देखे हैं, बाकी के प्लांट्स मुझे नहीं दिखे सर अभी तक इंडिया में। और बाहर से भी आते हैं तो ड्राइड प्लांट्स होते हैं, वो वैल्यूशन नहीं है, उसके रिजल्ट आते हैं, मैंने देखा है, रिजल्ट आते हैं उसके।
लेकिन जो आज से 15 साल पहले, सर आप इस चीज को बहुत अच्छे से मानेंगे, आज से 15 साल पहले जो आपको स्पेजरिक एसेंस मिलता था, उसकी जो क्वालिटी थी और आज जो मिल रहा है, बहुत डिफरेंस है सर, बहुत डिफरेंस है। पहले का अगर इसेंस एक ड्रॉप, अब अगर एक गिलास पानी में डाल के ले लेते थे, 24 घंटे में रिजल्ट आ जाता था, कई बार 10 मिनट में आ जाता था। और आज तो आप 10 दिन का वेट करना पड़ेगा आपको। ये डिफरेंस हो गया। ये थोड़ा सा समझ में, मानते हैं कि एटमॉस्फेयर का असर होता है, प्लांट अपने कैरेक्टर परिवर्तन करते जा रहा है, जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, ये भी मानते हैं। हम ये भी मानते हैं पूरे इंडिया में स्पेस के हिसाब से, मान लो समुद्र तल के नीचे, समुद्र तल के ऊपर है, आपका खान पीन क्या क्या तरीका है, वो अलग चीज है। उससे वेरिएशन जरूर पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। ये प्लांट्स के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, इसीलिए हमारे रिजल्ट में भी वेरिएशन आ रहा है सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चर्चा हुई आपसे। आपसे मैंने जैसे भी सवाल पूछे, आपने मुझे हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से, बहुत साफगोई से, बहुत सीधा साफ सुथरा जवाब दिया। कहीं भी आपने कुछ न छुपाने की कोशिश की, ना घुमाने की कोशिश की। और आपके जवाब में आपका अनुभव झलकता है। अब हम चर्चा के अंतिम दौर में आ गए हैं, और आपसे विदा लेने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आप आगे किस रूप में ये चाहते हैं कि लोग आपको याद करें, और आप इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा जगत के लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? आपको जिससे जो भी कहना हो आप खुल के कह सकते हैं। अगले 4 मिनट 5 मिनट आपके हैं। सर आपने मुझे इतना मान देकर यहाँ बिठाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सारे इलेक्ट्रोमैथ जगत में केवल सभी डॉक्टर, छोटे बड़े सभी को कहना चाहता हूँ, अपने आप से कंपटीशन करिए, अपने आप को अपडेट करिए। मैं एक छोटी सी जगह पर यहाँ पहुंच गया हूँ, तो कोई मायने नहीं रखता कोई बड़ी छोटी जगह, छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता। आप जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, आपकी प्रोग्रेस नहीं है। आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर सबसे मिलकर काम करेंगे, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। हमारे डॉक्टरों में एक ही चीज की कमी है, डिस्कशन नहीं करते सर। ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। और जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो बहुत सारी हमारी कमियां छुप जाती है, हम पॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट चले जाते हैं, कमियां हमारी छुप जाती है और हम बहुत स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो सारे डॉक्टरों से मेरा एक ही सलाह है, निवेदन भी है, आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए, एक दूसरे से बातें कीजिए। आप अगर किसी भी लेवल पर अपने आप को अपडेट करना चाहें तो कई लोग हैं जो तैयार हैं आप लोगों को अपडेट कराने के लिए। मेटर ये करता है आप उनको कितना सम्मान देते हो। अगर सम्मान देते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दीजिए, वो जवाब दे देंगे। लेकिन आप कॉल करेंगे तो सर, किसी के पास भी इतना समय आज नहीं है कि आपको मोबाइल पे पूरा गाइड कर रहा है, पॉसिबल नहीं है सर। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ इस चीज को। मैं इसीलिए शिकार हो जाता हूँ। आप कह रहे हैं ना, कई लोग डांटते, सर डांट देते। सर मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं कड़वा पाटीदार हूँ सर। हमारे इसमें दो प्रजाति होती है, एक लेवा एक कड़वा। मैं कड़वा हूँ, जो बोलूं मुंह पे बोलूं, पीठ पीछे नहीं बोलता हूँ सर। कारण क्या होता है, एक बार बुरा लगेगा, लेकिन जब बाद में समझ में आएगा कि इन्होंने क्यों कहा था, वो खुद समझ जाते हैं सर। जी। नहीं, बहुत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये समस्या है तो, और ये हमारे जी। इलेक्ट्रोपैथ की समस्या है कि उन्हें समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है तो वो व्यस्त भी है, और वो आपकी हर जी। समस्या का समाधान फोन पे नहीं कर सकता। लेकिन जैसे आपने कहा कि जी। एक मैसेज डाल के छोड़ दीजिए, वो आदमी जरूर जी। फ्री समय में अपना सहयोग देगा। बिल्कुल दे। और मैं जी। आज आपसे बहुत अच्छी बात हुई, और मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि जो लोग भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और खासकर नए जो युवा चिकित्सक हैं, उनको आप इस चर्चा से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और आप जी। जो भी काम कर रहे हैं, आपसे आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम लोगों से थैंक यू आप सर, थैंक यू वेरी मच। हम लोग को जब भी अगर लगे आपको हमारे लिए कोई भी सेवा हो, हम तन मन धन से आपके नेक काम में पूरा मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे। जी। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे से करते रहिए, इसी जज्बे से करते रहिए, और इलेक्ट्रोपैथी को जी। आपके जैसे लोग जो है ना, जरूर एक अच्छे मुकाम पे ले जाएंगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं जी। के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं आपसे बहुत दिनों से चर्चा करना चाह रहा था, आज इत्तेफाक से जी। संयोग बन गया। आपने भी समय दिया, काफी समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाटीदार जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।